जब मैंने नए नई क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की और तब इतना तजुर्बा भी नहीं था, और दिल्ली पुलिस में उस वक्त नेटवर्क भी बनाना था, तो दिल्ली पुलिस का तब मतलब होता था एक स्पेशल सेल। और स्पेशल सेल मतलब दिल्ली में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, जो आतंकवादी पकड़े जाते थे या जिस तरीके के उस वक्त ब्लास्ट हुए बहुत सारे, उन सब की जांच। तो दिल्ली पुलिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट उनका विंग था वो एक तरह से स्पेशल सेल था, क्योंकि स्पेशल सेल को बनाया ही गया था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए। उस वक्त इसके डीसीपी हुआ करते थे अशोक चांद, बड़े अच्छे अफसर, काबिल अफसर, और उनके अंडर में जो बाकी लोग थे उनमें दूसरे नंबर पे नाम आता था एसीपी राजबीर सिंह का। तेज तर्रार अफसर, लंबी चौड़ी कद, हाइट काफ़ी 6 फुट प्लस, हरियाणा के रहने वाले। और उस वक्त जब भी कोई इनकाउंटर होता, कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता, तो हमेशा तस्वीर में सबसे आगे जो दिखते वो राजबीर सिंह दिखते। 1982 में दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, और उसके बाद इनकाउंटर की वजह से ही जल्दी जल्दी प्रमोशन मिला और फिर वो एसीपी बन गए। दिल्ली में अगर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे किसी का नाम लिया जाता है, जैसे मुंबई में दया नायक हैं, बाकी जगहों पे अलग अलग, तो दिल्ली में राजबीर सिंह का ही नाम आता है। 56 इनकाउंटर उनके नाम पे, लेकिन 57वां इनकाउंटर खुद राजबीर का हो गया। तो पूरी जो कहानी है राजबीर की, उसमें कई अजीब चीज़ें हैं। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई अपने ही कातिल को कत्ल का सामान दे, रिवॉल्वर, और फिर उसी रिवॉल्वर से उसका कत्ल हो जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई खुद अपनी मर्जी से चलकर कातिल के घर तक पहुंचे, कातिल के सामने बैठे और फिर कातिल उसको मौत दे दे? ये सब कुछ राजबीर के साथ हुआ। राजबीर सिंह की एक पहचान ये भी है कि चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, लाल किला पे जो अटैक हुआ था वो हो, और फिर बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर हों, इन सब में राजबीर सिंह का नाम हमेशा आगे आगे रहा है। पार्लियामेंट अटैक की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन और जांच थी, जिसमें अफजल गुरु से लेके गिलानी, शौकत, ये सब पकड़े गए थे, इस पूरी टीम में जो सबसे आगे आगे थे वो राजबीर सिंह थे। तो राजबीर सिंह का पार्लियामेंट अटैक के केस को सुलझाने में बहुत बड़ी तारीफ हुई, बड़े नाम है। उसी तरह लाल किला शूटआउट को लेकर भी राजबीर सिंह के बड़ी सुर्खियों में आए। बहुत सारी चीज़ें रही ज़िंदगी में, मेरे साथ कड़वे भी रिश्ते रहे, अच्छे भी रहे। एक बार धमकी भी खाई पार्लियामेंट अटैक के ही केस के सिलसिले में, वो आगे बताऊंगा। पहले राजबीर सिंह की मौत की कहानी। 24 मार्च 2008, 24 मार्च 2008, तब वाईएस डडवाल दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने थे, और राजबीर सिंह के ऊपर कुछ इल्ज़ाम उस वक्त उससे पहले लग चुके थे, कुछ प्रॉपर्टी डीलर डिस्प्यूट में लोगों को तंग करने का, एक ड्रग्स माफिया के साथ भी लिंक जुड़ा। खुद दिल्ली की नारकोटिक सेल ने जो एक ऑडियो फ़ोन टेप कर लिया जिसमें राजबीर और ड्रग डीलर की बातचीत थी, वो टेप सामने आया, मीडिया में भी आया, जिससे बड़ी बदनामी हुई दिल्ली पुलिस की भी, राजबीर की भी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। राजबीर स्पेशल सेल में थे, लेकिन वाईएस डडवाल के आने के बाद उनका जो है ट्रांसफ़र वो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में कर दिया गया था, एसओएस में। और इसका जो दफ्तर था वो यहीं साउथ दिल्ली में अमर कॉलोनी में दफ्तर था एसओएस का। 24 मार्च दिन मंडे 2008, उससे पहले फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि एक तो गुड फ्राइडे था, दिवाली थी, ईद भी। 3 लंबी वीकेंड छुट्टी के बाद मंडे को राजबीर दफ्तर पहुंचे थे, अमर कॉलोनी, अपने स्पेशल ऑपरेशन जो स्क्वाड है वहाँ पे। दफ्तर पहुंचने के बाद दिन भर ये दफ्तर में रहे। शाम करीब 4, साढ़े 4 बजे तब इस क्राइम ब्रांच, ये जो डिपार्टमेंट था, इसके जो हेड थे डीसीपी अनिल शुक्ला, वो इनको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाते हैं, आईटीओ पे पुलिस हेडक्वार्टर है। राजबीर वहाँ जाते हैं, कुछ केस के सिलसिले में बातचीत होती है। बातचीत के बाद वो वापस अपने दफ्तर लौटते हैं, और दफ्तर लौटने के बाद शाम करीब 7, साढ़े 7 बजे अपनी क्वालिस गाड़ी में राजबीर अमर कॉलोनी से निकलते हैं गुड़गांव जाने के लिए। चूँकि 56 के जो इनकाउंटर हुए और ख़ासतौर पे ज़्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जांच किया करते थे, तो राजबीर को कई बार धमकी भी मिली थी आतंकवादियों से। तो इसी धमकी के मद्देनज़र राजबीर सिंह को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी,
और वो हमेशा सिक्योरिटी में ही रहते थे। तो जब वो अमर कॉलोनी से गुड़गांव के लिए निकले तो वो अपनी कॉलेज गाड़ी में अकेले थे और उनकी जो सिक्योरिटी थी उस सिक्योरिटी में 2 लोग थे जो पीछे दूसरी गाड़ी में चल रहे थे। शाम का वक्त था, ट्रैफिक ज़्यादा होती उस वक्त, चूँकि एयरपोर्ट का भी रास्ता है। तो करीब 8 साढ़े 8 के दरमियान राजवीर सिंह गुड़गांव पहुंचते हैं और वहीं पे महरौली गुड़गांव रोड पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। सिक्योरिटी जो पीछे उनके साथ थी वो भी वहीं पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुक जाती है। उस जगह पे राजवीर अक्सर आया जाया करते थे, इससे पहले भी कई बार आए, तो वो सिक्योरिटी गार्ड को भी पता था। गाड़ी छोड़ने के बाद राजवीर वहाँ से पैदल ही निकलते हैं और उसी पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर था और उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम था विजय भारद्वाज। विजय भारद्वाज और राजवीर सिंह लगभग एक ही गांव के थे, एक ही जगह के, और दोनों की 20 साल पुरानी दोस्ती थी। दोनों के परिवारों के बीच में दोस्ती थी, घर आना जाना था। और जो विजय भारद्वाज प्रॉपर्टी डीलर है उसका भाई, छोटा भाई, वो राजवीर सिंह के साथ स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा था। आगे चलकर इन दोनों की दोस्ती जो है वो थोड़ी बिजनेस में भी बदली। कहते हैं कि विजय भारद्वाज को प्रॉपर्टी का धंधा शुरू करवाने वाले राजवीर सिंह थे, एसीपी, और उन्होंने बहुत सारे पैसे विजय भारद्वाज के इस धंधे में लगाए थे। और इसी धंधे में एक बड़ी डील हुई थी कुछ ज़मीन की, और उस ज़मीन के डील के बाद जो प्रॉफिट था उसके पैसे राजवीर को देने थे, विजय भारद्वाज को। विजय भारद्वाज राजवीर को पैसे देने थे, इसलिए राजवीर ने वहाँ इन्वेस्ट किया था। शुरुआत में आया कि करीब वो रकम जो प्रॉफिट के थे, करीब या जो कर्ज दिए थे वो 60 लाख रुपए थे, लेकिन बाद में आया कि वो 97 लाख था, करीब 97 लाख रुपए। तो पैसे विजय भारद्वाज उस डील के बाद जो मिले तो सबको तो बांट दिया, लेकिन राजवीर सिंह को नहीं दिया। और राजवीर सिंह बाकायदा इसलिए तकाजा कर रहे थे, कई बार उससे पैसे मांगे, नहीं दिया, बाकायदा धमकाया, फिर धमकी दी, जान से मार देंगे, पूरी फैमिली को मार देंगे। ये विजय भारद्वाज का क्लेम है। तो बहुत दिन से वो था कि आज कल आज कल। कहते हैं कि 24 मार्च मंडे के दिन जब राजवीर वहाँ पहुँचे थे तो मंगल नेक्स्ट डे 25 मार्च को अगली तारीख दी थी विजय भारद्वाज ने राजवीर सिंह को पैसे लौटाने की। लेकिन मंडे को जब राजवीर ने फ़ोन किया और उससे कहा कि कल का दिन याद है, कल तुम्हें पैसे लौटाने हैं, तो विजय भारद्वाज ने फिर उधर से माफ़ी मांगी और कहा कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, थोड़ी और मोहलत दे दो। इस पर राजवीर को बहुत गुस्सा है और उन्होंने कहा कि मैं अभी दफ्तर आ रहा हूँ। और उसके बाद वो शाम को निकले और 8 साढ़े 8 के दरमियान पेट्रोल पंप पे उनकी सिक्योरिटी जो थे वो दोनों लोग वहीं रुक गए, उनकी गाड़ी वहीं रुकी। वो पैदल चलकर सीधे विजय भारद्वाज के दफ्तर पहुँचते हैं। दफ्तर जाने के बाद उधर मालूम था विजय भारद्वाज को कि एसीपी राजवीर ने फ़ोन किया, वो आने वाला। वो डरा हुआ, घबराया हुआ, फिर भी वो शराब की बोतल और बाकी चीज़ें लगता, क्योंकि राजवीर उससे पहले भी उस दफ्तर में कई बार आ चुके थे, दोनों की दोस्ती थी, साथ बैठकर इन्होंने कई बार शराब पी थी। तो विजय भारद्वाज को लगता है कि राजवीर का गुस्सा शांत करने के लिए बहुत गुस्से में आ रहा था। वो शराब की बोतल गिलास सब टेबल पर सजा के इंतज़ार कर रहा था। राजवीर सिंह वहाँ पहुँचते हैं बेहद गुस्से में, और इन दोनों के बीच में बड़ी तेज़ झगड़ा होता है। कहते हैं हाथापाई भी होती है, और राजवीर उनको धमकी देते हैं विजय भारद्वाज को कि तुम बार बार धोखा दे रहे हो, तुम मेरे पैसे दे दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो बार बार मोहलत मांगता है। इस बीच में कहानी में एक कड़ी ये थी कि इस सोमवार से पहले, फ्राइडे को, 3 दिन पहले, जिस दिन गुड फ्राइडे था, उस दिन विजय भारद्वाज ने राजवीर से कहा था कि वो मंगलवार तक पैसे दे देगा, मतलब 25 मार्च को, और एक शख्स के पास उसका पैसा है, वो उसको देगा और वो राजवीर को दे देगा। तो राजवीर ने कहा था ठीक है। तब विजय भारद्वाज ने राजवीर सिंह से ये कहा था कि शायद वो पैसे देने में आनाकानी करे तो आप मुझे एक रिवॉल्वर दे दो ताकि उसको दिखा कर धमका सकूं, तो वो पैसे दे देगा। राजवीर ने उसे 32 बोर का एक लोडेड गन दे दिया और उसके बाद चले गए। 24 मार्च की शाम को जब राजवीर वहाँ पहुँचते हैं, दोनों में झगड़ा होता है, हाथापाई होती है। वो राजवीर का गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है, शराब पीने के लिए कहता है। इसी बीच 8:30 के आसपास अचानक दफ्तर की लाइट चली जाती है। राजवीर और विजय भारद्वाज दोनों आमने सामने थे, दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, और अचानक लाइट चली गई। तो जैसे ही लाइट गई तो विजय भारद्वाज राजवीर के सामने से उठता है और इन्वर्टर ऑन करने के बहाने वो पीछे की तरफ जाता है। उसकी जेब में वो लोडेड रिवॉल्वर था जो 3 दिन पहले खुद राजवीर ने उसे दिया था। अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, राजवीर कुर्सी पे बैठे हुए, ये पीछे की तरफ जाता है कुर्सी से।
बहुत ही तेज़ी से जेब से रिवॉल्वर निकालता है और पहली गोली चला देता है। एकदम नज़दीक से वो गोली राजवीर सिंह के गर्दन में लगती है। गोली गर्दन में लगने के बाद राजवीर इससे पहले कि संभल पाते, क्योंकि राजवीर बहुत हट्टे कट्टे और ऐसे कई सिचुएशन का सामना भी कर चुके, लेकिन वो मौका नहीं मिलता और दूसरी गोली वो पीछे से सर में मारता है। पहली गोली गर्दन में, दूसरी गोली सर में। गोली लगते ही राजवीर वहीं कुर्सी पर ढेर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद लाइट गई हुई थी, उस दफ्तर में कोई और नहीं था, किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। विजय भारद्वाज के पास पूरा मौका था उस जगह से निकल के भागने का। विजय भारद्वाज वहाँ से निकल के भागता नहीं है, बल्कि वो अगले 2-2.5 घंटे उसी दफ्तर में राजवीर की लाश के साथ बैठा रहता है। इस दौरान वो अपने मोबाइल से कई कॉल करता है। कुछ लोगों को कॉल करने के बाद वो एक पुलिस वाले को भी कॉल करता है, हरियाणा पुलिस के, जो गुड़गांव में था। ये सब करने के बाद लगभग 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। अभी तक दुनिया को कुछ मालूम नहीं। वो 2-2.5 घंटे तक राजवीर की लाश के साथ बैठा रहता है। उसके बाद वो घर से बाहर, वो दफ्तर से बाहर निकलता है रात करीब 10:30 के आसपास। बाहर निकलने के बाद वो राजवीर की उसी कार में, जिस गाड़ी में राजवीर आया था, जाकर बैठ जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें मालूम था कि विजय भारद्वाज राजवीर का दोस्त है और राजवीर यहाँ पे विजय भारद्वाज से ही मिलने आए। गाड़ी स्टार्ट करता है, वो जाता है, पुलिस को पहले फ़ोन कर चुका था। अब रास्ते में फिर वो कुछ मीडिया को कॉल करता है, जो गुड़गांव में लोकल जर्नलिस्ट होते हैं, चैनल के लिए अलग अलग जो स्ट्रिंगर के तौर पे काम करते हैं, उनमें से वो 1-2 को जानता था। तो वो लोकल टीवी जर्नलिस्ट को फ़ोन करता है और उसे एक जगह पे बुलाता है। और उसके बाद बुलाने के बाद वो बता देता है फ़ोन पे कि राजवीर, एसीपी जो राजवीर हैं दिल्ली पुलिस के नामचीन अफसर, उनको मैंने गोली मार दी है और तुम आ जाओ। ताकि उसे ये था कि दिल्ली पुलिस कहीं ऐसा ना हो कि इनकाउंटर कर दे अपने इतने बड़े अफसर के कत्ल की खबर सुनने के बाद। तो वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका सरेंडर हो, इनकाउंटर ना हो। तो उसने मीडिया को बुला लिया। मीडिया पहुंच गई उसकी बताई जगह पे, वो गाड़ी पे वहीं पहुंचता है। बाकायदा कैमरे पे वो बयान देता है और कहता है कि मैंने अभी अभी राजवीर सिंह को 2 गोली मारी है। बताता है कि इसलिए मारी है क्योंकि राजवीर सिंह के कुछ पैसे मेरे ऊपर थे उधार और मैं लौटा नहीं रहा था, मेरी माली हालत ठीक नहीं थी और राजवीर मुझे पिछले कई महीनों से इस पैसों को लेकर तंग कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे। और राजवीर से मुझे डर लगता था क्योंकि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा था पूरे फैमिली को मार देंगे और मुझे लगता था कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस डर से एक बार तो मैंने सुसाइड करने का भी सोचा और सुसाइड लेटर भी लिख दिया था, लेकिन वो लेटर मेरे घर वालों के हाथ लग गया। फिर उन्होंने रोना धोना मचाया, कसम दिलाई, तो मैंने सुसाइड ना करने का फिर फैसला किया। लेकिन यह कि राजवीर से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया इस धमकी की वजह से कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और इसीलिए आज जब राजवीर दफ्तर आए और वो गुस्से में थे तो मैंने उनको गोली मार दी। पूरा मीडिया को बयान देने के बाद इसी दौरान में वो पुलिस को ऑलरेडी फ़ोन कर चुका था विजय भारद्वाज। जब ये कैमरे पे बयान रिकॉर्ड हो रहा था उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचती है, विजय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लेती है। गुड़गांव पुलिस के अब वो कस्टडी में। इस दौरान अब खबर दिल्ली में फैल जाती है। एसीपी राजवीर एक बड़ा नाम दिल्ली पुलिस का, लेकिन जिस तरीके से मौत की खबर आई एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में, पैसों का लेन देन, तो ये दिल्ली पुलिस के जो बाकी सीनियर अफसर थे उन सब के लिए एक थोड़ी सी शर्मिंदगी की बात हो गई। इसलिए कि पहले ऐसा लगा था कि ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी थी, Z कैटेगरी की, और टेररिस्ट का ख़तरा भी था, धमकियाँ भी मिली हुई थी राजवीर को, जो इतने सारे इनकाउंटर किए थे, इतने टेररिस्ट पकड़े थे। तो पहले ऐसे ही लगा था शुरुआत में कि शायद किसी ने बदला ले लिया है, तो उसको लेके हलचल भी थी। लेकिन आनन फानन में जब खुद कातिल का इकरार जुर्म कैमरे पर आया और थोड़ी देर में सारे चैनल पर चलने लगा, तो फिर कहानी पलट गई। उस वक्त मुझे याद है कि मैं वीडियोकॉन टावर दफ्तर था, वहाँ बैठा हुआ था। जैसे ही खबर आई तो उसके बाद भागा और स्पॉट पे पहुँचा। और मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था, इसलिए कि लगभग 10 साल से मैं राजवीर सिंह को जानता था जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की तब से। और सबसे बड़ी जो 2 चीज़ें हुई थी मेरे साथ, एक जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और अफजल गुरु और इन लोगों को गिरफ्तार करके लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया था, तो हम लोगों की ड्यूटी वहीं होती थी सुबह से लेकर रात तक। और लगातार मैं 12-14 दिन तक, करीब 12 दिन तक स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर सुबह 6 बजे पहुंचता था और रात 12 बजे से पहले वहां से हटता नहीं था, इस उम्मीद में कि शायद इन लोगों का इंटरव्यू मिल जाए।
और उस इंटरव्यू की जो उम्मीद थी आखिरी, वो एसीपी राजबीर ही थे, क्योंकि लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल का पूरा जो जहाँ पे रखते थे सारे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को, एक तरह से वो उसके पूरे इंचार्ज एसीपी राजबीर थे। तो वहाँ पे लगातार पुलिस कमिश्नर का आना जाना था, वजयराज शर्मा हुआ करते थे उस वक्त, अशोक चांद का आना, अशोक चांद जो डीसीपी थे उनसे भी हम लोगों की अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन मामला बड़ा था, इंटरव्यू हो नहीं रहा था। लेकिन आखिर में खैर फिर तब लाल कृष्ण आडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, तो ये हुआ कि नहीं, देश को बताना चाहिए कि ये पार्लियामेंट अटैक के पीछे किसका हाथ है और इसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है। तो ये बताने के लिए तय हुआ कि 2-3 चैनल को अफजल गुरु का इंटरव्यू करवाना चाहिए। तो जब ये मैसेज वहाँ से आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोग बाहर ही थे, तो बुलाया गया सारे मीडिया को और कहा गया कि 3 न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू मिलेगा। तो उसमें एक आज तक था, एक जी न्यूज़ और एक एनडीटीवी। अब उसमें ये प्रॉब्लम थी कि पहले किसको, क्योंकि हम लोग के यहाँ प्रोफेशन में एक और भी होता है कि पहला कौन, ब्रेकिंग कौन देता है, पहला इंटरव्यू कौन करता है। तो उसको लेके बड़ी माथापच्ची हुई कि पहले कौन पहले कौन। तो उस वक्त एसीपी राजबीर का ही आइडिया था कि ठीक है, तुम लोग आपस में मत लड़ो, चैनल का नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से करते हैं और जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले आएगा उसको पहला इंटरव्यू मिलेगा। तो इत्तेफाक से आज तक का ए से शुरू होता है और वो भी डबल ए, तो पहला नंबर आज तक को मिला, दूसरा नंबर एनडीटीवी को मिला क्योंकि एन है, और जी न्यूज़ में जेड था तो शायद इस जेड का और इस नाम रखने का उनको थोड़ा नुकसान हुआ। तीसरे नंबर पे जी न्यूज़ का इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ पे उस दिन ये राजबीर सिंह ने जो आइडिया दिया था तो वो मैं हमेशा याद रखता हूँ, और इस आइडिया की वजह से मैं पहला इंटरव्यू कर पाया। लेकिन इसके बाद जब अफजल गुरु की कोर्ट में पेशी हुई, गवाही हुई, तो उस इंटरव्यू के दौरान अफजल गुरु ने एक बार कहा था कि जब क्वेश्चन हुआ था, मैंने किया था कि इसमें प्रोफेसर गिलानी का क्या रोल था पार्लियामेंट अटैक में, तब अफजल गुरु ने कहा था कि गिलानी को कुछ नहीं मालूम था, और मैंने जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए थे ये कहकर मिलाया था कि ये 5 मेरे दोस्त हैं, कश्मीर से आए और दुबई में इनकी नौकरी लग गई है, 2-4 दिन दिल्ली में रहेंगे और चले जाएंगे। तो ये लाइन उसने, मतलब एक तरह से उसने क्लीन चिट दी थी अफजल गुरु ने। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो राजबीर वहीं कमरे में स्पेशल सेल के सामने बैठे हुए सारा इंटरव्यू सवाल जवाब सुन रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तब राजबीर ने सिर्फ एक लाइन कही थी कि ये वाली लाइन हटा देना। तब मुझे इस बात का अंदाज़ा और एहसास नहीं था, बिल्कुल नया नया एक तरह से क्राइम रिपोर्टिंग में था कि इस लाइन की अहमियत क्या है। फिर मैंने देखा कि इंटरव्यू एक तो कराया, सबसे पहले कराया, तो मैंने कहा एक छोटी सी बात है, मान लेनी चाहिए। तो जब मैं ऑफिस गया तो उस लाइन को एडिट करवा दिया था और वो लाइन के बिना वो इंटरव्यू चल गया। लेकिन 6 महीने के बाद इत्तेफाक से जब पार्लियामेंट अटैक के 6 महीने हो गए तब मुझे कहा गया कि वो इंटरव्यू आज दोबारा चलाएंगे। तब याद नहीं था वो राजबीर की वो लाइन, और वो जो लाइन मैंने हटाई थी, तो लाइब्रेरी में वो पूरा अनकट पड़ा हुआ था इंटरव्यू, एडिटेड वर्जन नहीं जो पहले दिन चलाया था। तो वो पूरा का पूरा अनकट इंटरव्यू उठाकर और वो ऑन एयर चला गया। तो उसमें वो लाइन भी गई जो अफजल गुरु ने कहा था गिलानी के बारे में। तब गिलानी को लेके, चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, कुछ लोगों ने मिलकर एक फोरम बनाया था कि गिलानी बेकसूर है, गिलानी का कोई रोल नहीं है। तो उसमें नंदिता हक सर, प्रभात जोशी जी और भी कुछ बड़े बड़े लोग थे, इन सब मिलके 30-40 लोग। इत्तेफाक से उन लोगों ने ये इंटरव्यू देख लिया 6 महीने के बाद, और उसमें ये अफजल की लाइन जो है उनके लिए बड़ी मुफीद साबित हो गई, क्योंकि वहाँ पर वो एक तरह से गिलानी को इस पूरे साजिश से अलग रख रहा था। तो इस इंटरव्यू के बिहाफ पे उन लोगों ने कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल कर दिया। उस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मामला चल रहा था, और उसमें कहा गया कि इस इंटरव्यू में बाकायदा खुद अफजल गुरु भी मान रहा है कि गिलानी का रोल नहीं है। तो कोर्ट से सम्मन आया कि उस पूरे टेप को लेके अनकट आपको कोर्ट में हाजिर होना है और गवाही देनी है। तो मैं 2-3 शूट पे था पहले, तो मैं सम्मन मुझे मिला ही नहीं। तीसरी बार पता चला कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो रहा है मेरे खिलाफ। जज ढींगरा थे उस वक्त कोर्ट में। तब मेरे साथी राजेश आहूजा ने उस वक्त कहा कि अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए जाओगे। तो फिर मरता क्या ना करता, उस टाइम पे मैं फिर पहुंचा और टेप लेकर पहुंचा, और फिल्मी सीन था बिल्कुल अदालत में। जब तक मैंने फिल्मों में देखा था, एक कटघरे में मैं खड़ा हुआ था, सामने की कटघरे में अफजल गुरु, शौकत, प्रोफेसर गिलानी ये खड़े हुए थे, और कोर्ट रूम में बाकायदा एसीपी उनकी, राजबीर, उनकी पूरी टीम, बाकी जर्नलिस्ट थे। और कोर्ट में ही एक टीवी लगाया गया, और उस टीवी में VHS के साथ वो टेप चला। तब VHS टेप हुआ करता था, 2000 ये बात है 9-10 की। तो उस टेप में फिर पूरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू के बाद फिर अदालत में मुझे गवाही के लिए कहा गया। वकीलों ने सवाल पूछा, ये पूछा कि आपने ये लाइन उस वक्त क्यों हटाई, तो जो सच था वो मैंने बताया। फिर ये लाइन दोबारा क्यों गई, तो जो सच था वो बताया कि तब याद नहीं था। तो ये जब से इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं बाहर निकला तो एसीपी राजबीर ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने वादा किया था कि ये लाइन हटाओगे तो तुमने क्यों चलाया।
तो मैंने वहाँ पे भी सच कहा कि उस वक्त आपने कहा था इसलिए हटा दिया। 6 महीने बाद जब इंटरव्यू चलाने की बात आई तो मुझे मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसी कोई लाइन है जिसको हटानी है, तो इसलिए चल गया। तो बड़े नाराज़ गुस्सा हुए, उन्होंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम मतलब क्राइम रिपोर्टर ना होते तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। तो मैंने कहा कि अगर क्राइम रिपोर्टर ना होता तो कोई अंजाम बुरा नहीं होता, क्योंकि फिर आप मुझे जानते ही नहीं। तो वो तो क्राइम रिपोर्टिंग एक कड़ी है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं किसी और पेशे में होता तो फिर ये दुश्मनी ही कहाँ होती। तो खैर वो मुस्कुराए, लेकिन नाराज़गी तो थी। अगले दिन अखबारों में भी खबर छप गई। हिंदू की एक रिपोर्टर थी, उसने बाकायदा मुझे कोट करते हुए लिख दिया था, उसने मुझे लताड़ा भी था कि कैसे एक पुलिस के कहने पे एक लाइन हटा दी। मैंने बहुत ईमानदारी से तब एक्सेप्ट किया था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस लाइन की अहमियत क्या है। जब आप नए नए होते हैं और इन चीज़ों की गहराई में आप नहीं जाते हैं तो आपको एहसास नहीं होता। बाद में मुझे एहसास हुआ था कि ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और चूँकि उस लाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं, एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो जो बयान दे रहा है तो उसी हिसाब से जाना चाहिए। तो मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहता है, मैं अपनी गलती भी मानता हूँ, लेकिन ये कि ये डायरेक्ट राजबीर के साथ अपना वो हुआ था। खैर इधर उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद टीवी में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं मौके पे, और विजय भारद्वाज को फिर गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मौत की कहानी सामने आई उसी वक्त, उसी दिन रात से और अगले दिन फिर सुबह से, तो दिल्ली पुलिस को थोड़ा लगा कि शर्मिंदगी की बात है। तो अगले कई घंटे तक दिल्ली पुलिस का कोई भी सीनियर अफसर राजबीर सिंह के घर नहीं पहुंचा था। बाद में खैर राजबीर सिंह का सब कुछ अंतिम संस्कार हुआ, और लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि विजय भारद्वाज इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा। इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, कुछ और लोग हो सकते हैं, कुछ कहीं और लिंक। लेकिन हरियाणा पुलिस ने फिर पूरे मामले की जांच की, और जांच करने के बाद ये पाया कि ये सारा लेन देन, ये जो कत्ल हुआ था, ये पैसों के लिए हुआ था। राजबीर ने बहुत सारे पैसे वहाँ पे अलग अलग, ये भी आया फिर बाद में कि कई जगह पैसे, कई प्रॉपर्टी डीलर और कई जगह और जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, और उसका तकाजा कर रहे थे। और इस तकाजे की वजह से वो इतना डर गया कि उसने राजबीर की ही दी हुई पिस्टल से राजबीर को गोली मारी। वो पिस्टल जो थी, जो राजबीर को दी थी, उसने चूँकि कैमरे पे कहा, तो स्पेशल सेल में ये मैं जानता हूँ, आपके पास जो सरकारी रिवॉल्वर पिस्टल होता है, इसके अलावा बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे अवैध हथियार भी रखते हैं, एनकाउंटर में बड़ा काम आता है। तो उन्हीं में से शायद एक कोई हथियार था। ये कानपुर की फैक्ट्री का बना हुआ था, ये जो 2 बोर का पिस्टल था, और किसी देवेंद्र के नाम पे था। लेकिन फिर इस तक कैसे पहुंचा था, तो वही उसी ने क्लेम किया था कि एसीपी राजबीर ने खुद मुझे 3 दिन पहले दिया था, और 3 दिन बाद उसी से उसने कत्ल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई, दिल्ली पुलिस की उस वक्त बदनामी भी हुई, और फिर पुराने केसेस भी खुलने लगे कि कैसे ड्रग्स डीलर के साथ की भी चीज़ें थी बाकी। लेकिन एक चीज़, इन चीज़ों को आप अगर कंट्रोवर्सी को साइड रखें तो स्पेशल सेल में कहते हैं कि जो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने जो भी एक्शन लिए, बहुत सारे ऐसी वारदात होने से रोकी, उसका क्रेडिट बहुत हद तक राजबीर, एसीपी राजबीर को भी जाता है। उसकी एक वजह ये थी क्योंकि उनके विरोधी भी मानते थे कि एसीपी राजबीर का जो नेटवर्क था वो बड़ा सॉलिड था, ग्राउंड लेवल पे, छोटी छोटी जगहों पे। तो उस नेटवर्क का बड़ा फ़ायदा मिलता था ऐसे क्राइम, ऐसी साजिश को बस्ट करने में। और इसीलिए राजबीर इतने सारे ज़्यादा केसेस सॉल्व भी करते थे। तो अपने डिपार्टमेंट में भी जेलस, दूसरे अफसर जो बड़े जेलस भी होते थे, और हमेशा उसको लेके उंगलियां भी उठती थी। राजबीर ये कहते भी थे कि बहुत सारे मेरे खिलाफ जलते हैं, इसलिए झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन उस वक्त की जो राजबीर की टीम थी एसीपी की, वो बड़ी सॉलिड टीम थी, और उन्हीं में से एक और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे जो राजबीर के साथ साए की तरह हमेशा रहते थे, हर ऑपरेशन में, हर एनकाउंटर में शामिल रहे, जिनकी बाद में बाटला हाउस में गोली लगने से मौत हो गई थी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की। तो ये पूरी कहानी थी एसीपी राजबीर की। लेकिन इसकी सबसे एक अच्छी चीज़, जो खूबसूरत चीज़ है, जिसको मुझे बड़ी दिली खुशी होती है, वो ये है कि जब मुलाकात होती थी राजबीर से, और हम लोग कई बार ऐसे इधर उधर की भी गप्पे मार लेते थे, तो फिर फैमिली की भी बात होती थी। तो उस वक्त एसीपी राजबीर में ख़ास चीज़ देखी थी कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बड़ा सीरियस रहा करते थे, और बेटे को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट कि वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा बने। राजबीर की मौत होती है, उनका बेटा जो है रोहित सिंह, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता है और आईपीएस बनता है। एसीपी राजबीर की तमन्ना थी, क्योंकि एसीपी सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन पापा कर एसीपी बने थे, तो आईपीएस नहीं थे, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि उनका बेटा आईपीएस अफसर बने। ऐसे कई फिल्मों में भी मैंने देखा है। यहाँ हकीकत में ये चीज़ बदली।
एसीपी राजबीर का बेटा यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनता है और इस वक्त दिल्ली में ही पोस्टेड है। और बहुत सारी झलक जो है लुक से लेके बाकी चीज़ें, और जो उसके बैच के और बाकी लोग बताते हैं कि टैलेंटेड, ईमानदार और एक अच्छा अफसर है। तो बस यही सोचता हूँ कई बार कि काश राजबीर अपने ज़िंदा होते हुए अपने बेटे को इस तरह से आईपीएस बनकर देखते तो बहुत खुशी होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने वक्त से पहले राजबीर सिंह की जान ले ली, और जान के साथ फिर बहुत सारी बदनामियां भी आईं। तो वो बड़ा अफसोसनाक है।